हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम विजन IAS PT 365 जो कि इकोनॉमी की उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका पार्ट नंबर 24 और लास्ट पार्ट लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे कुछ मिसलेनियस से, छोटे छोटे दो टॉपिक से। आइए पहला टॉपिक देखते हैं। कहता है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक न्यूज में क्यों रहा है, पहले ही समझते हैं। देखिए रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करा है अपना न्यू PPPs को फॉर रेफरेंस ईयर 2017 को लेके अपने इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हमारे लिए जानना यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम है क्या चीज। देखिए ये ICP जो है ये वर्ल्ड वाइड डेटा कलेक्शन इनिशिएटिव है, पूरे वर्ल्ड का डेटा कलेक्ट करने का एक इनिशिएटिव है जिसे मैनेज करता है वर्ल्ड बैंक अपने ऑस्पिशियस ऑफ UN स्टैटिस्टिकल कमीशन के थ्रू। अब आप कहेंगे क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो बताइए। देखिए ऑब्जेक्टिव इस ICP का ये है कि प्रोड्यूस करना एक कंपैरेबल वॉल्यूम मेजर्स GDP की और इसके एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स की, जो कि बेस्ड होगी परचेजिंग पावर पैरिटी पे, जो मैंने बताया PPPs पे। ठीक है, फिर समझिए मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपैरेबल वॉल्यूम मेजर्स जो कि GDP का है उसे यहाँ पे प्रोड्यूस करना और उसके एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स को भी यहाँ पे प्रोड्यूस करना जो कि बेस्ड हो परचेजिंग पावर पैरिटीज पे। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था इस ICP राउंड में, पार्टिसिपेट करती आ रही है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1970। तब से इंडिया है इसके साथ। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ICP के लिए इंडिया के अंदर, क्योंकि देखिए सारा डेटा वगैरह तो यही करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इस चीज़ों को ऐसे ही रिलेट कर लिया करिए कि कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर आएगी। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो को चेयर किया था ICP गवर्निंग बोर्ड को अलॉन्ग विद ऑस्ट्रिया ना। ये 2017 का जो साइकिल था ICP का, इसमें इंडिया ने को चेयर किया था इसको ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगली जो ICP की कंपैरिजन होगा वो रेफरेंस ईयर 2021 के लिए होगा। अब इससे रिलेटेड भी कुछ टर्म्स जान लेते हैं। देखिए एक आता है एक्चुअल इंडिविजुअल कंजम्पशन। ये क्या होता है एक्चुअल इंडिविजुअल कंजम्पशन? ये रेफर करता है सारे गुड्स और सर्विसेज जो एक्चुअली एक हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, एक्चुअली जो एक हाउस होल्ड खाता वाता है। ये इनकम्पास करता है कंज्यूमर गुड्स को, सर्विसेज को, जो कि डायरेक्टली हाउस होल्ड के द्वारा परचेज करे जाते हैं, या सर्विसेज जो कि प्रोवाइड करी जाती हैं नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर इंडिविजुअल कंजम्पशन जैसे कि आपका हेल्थ या एजुकेशन सर्विस वगैरह आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का। ये क्या होता है? ये आप कह सकते हो कि एक्विजिशन है प्रोड्यूस असेट का, जो असेट्स वगैरह है उनको लेना जिसमें आपका प्रोडक्शन है ऐसे एसेट्स का प्रोड्यूसर्स के द्वारा, है ना, अपने खुद के यूज के लिए भी। उसमें से माइनस करा गया है डिस्पोजल जो कि आपके फिक्स असेट के होते हैं जो डिस्पोज कर दिए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद PLI क्या है? PLI ये एक रेशियो है आपका परचेजिंग पावर जो पैरिटीज है उसका टू इट्स करस्पॉन्डिंग मार्केट एक्सचेंज है, जो भी करस्पॉन्डिंग मार्केट एक्सचेंज रेट होगा उसके साथ में, ये इसका रेशियो है। इसको यूज करा जाता है प्राइस लेवल जो इकोनॉमी का है उसे कंपेयर करने के लिए। अगर इकोनॉमी का जो PLI निकल के आ रहा है ये लेस है देन दैट ऑफ अनदर इकोनॉमी, ये अगर कम है दूसरे इकोनॉमी के कंपेरिजन में, तो इसका जो आइटम या एक्सपेंडिचर एग्रीगेट होगा वो भी लेस एक्सपेंसिव होगा अगर आप देखोगे दूसरी इकोनॉमी के कंपेरिजन में। अब एक ये जो हम परचेजिंग पावर पैरिटी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ये क्या होता है समझते हैं। देखिए ये वो रेट होता है जिसपे करेंसी एक किसी कंट्री की उसे कन्वर्ट करा जाता है इनटू दैट ऑफ अनदर कंट्री, है ना, ताकि भाई टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच कंट्री। फिर समझिए कि यहाँ पे ये जो आपका परचेजिंग पावर पैरिटी है ये एक ऐसा रेट है ना जिसपे कंट्री की करेंसी को, किसी एक कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे इनटू दैट ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, उसको दूसरी कंट्री की करेंसी पे एक्सचेंज करते हैं ताकि यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हर एक कंट्री में ऐसे खरीद सकें। देखिए कितना पैसा क्या है क्या नहीं। मान लो यहाँ पे कुछ तुम खरीद रहे हो वो सस्ता पड़ रहा है, यहाँ खरीद रहे हो तो महंगा पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ, अगर मान लीजिए जूते खरीदने गए हो, आप शूज खरीद रहे हो, तो एक पेयर ऑफ शूज की कॉस्ट आती है 2500 रुपए की इंडिया में। ठीक है,
देन इट शुड कॉस्ट $50 इन यूएसए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो $50 के यूएसए में होने चाहिए जब आप एक्सचेंज करोगे इसको। ठीक है, पीपीपी इज 50 बिटवीन द डॉलर एंड द रूपी। तो क्या पता चलेगा कि आपका जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो 50 है आपका डॉलर और यूपी के डॉलर और रूपी के बीच में। अब परचेजिंग पावर पैरिटी नंबर्स जो होते हैं उनको क्या यूज करते हैं, इनको देखिए यूज करते हैं अगर आपको कंपेयर करना है लिविंग स्टैंडर्ड को, है ना, क्या लिविंग स्टैंडर्ड है कंट्रीज के में। तो अगर आपको ये कंपेयर करना है तो आप इसको चूज कर लो, देखो क्या आता है। अगर आपको ज्यादा आता है तो इसका मतलब कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है। और फिर क्या यूज करा जाता है इसको, वर्ल्ड बैंक भी यूज करता है कुछ जो भी ग्लोबल पॉवर्टी के मेजर्स देखने के लिए, कहाँ कितनी गरीबी है भैया किस हिसाब से। तीसरा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है अगर आपको नॉन ट्रेडेड गुड्स को यहाँ पे एस्टिमेट करना है या सर्विसेज को आपको एस्टिमेट करना है, जैसे कि प्राइस किसी टैक्सी राइड वगैरह का हो गया, तो ये सारी बातें। अब देखिए साथ में ये जो पीपीपीज है इसके जो एक्सचेंज रेट हैं वो थोड़े से स्टेबल होते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट की कंपैरिजन में। ठीक है, इसके एक्सचेंज रेट थोड़े स्टेबल रहते हैं। हालांकि जो ये है ये काफ़ी मुश्किल होता है इसको मेजर करना मार्केट बेस्ड रेट से, क्योंकि भाई देखो ये मार्केट बेस्ड रेट तो ईजिली मेजर हो जाते हैं, लेकिन पीपीपी जल्दी मेजर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो हमारा आईसीपी है, मतलब जो हमारा इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम है, ये एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल अंडरटेकिंग होगी। बहुत बड़े लेवल पे आप आ जाओगे ना, फिर कितना आप सर्वे करने बैठोगे। और न्यू प्राइस को कंपेयर करना ये अवेलेबल भाई फ्रीक्वेंटली तो हो नहीं पाएगा, ये इनफ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे होगा इतनी बड़ी जगहों पे। ऐसा नहीं हर साल आप हर जगह हर देश में जाके कंपेयर कर पाओगे। साथ में भाई जो आईसीपी है इसमें सारी कंट्री कवर नहीं होती, इसका मतलब डेटा कुछ मिस भी करता है कुछ कंट्रीज का। और आखिरी में जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है, ये क्या होता है, ये ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जिसमें एक कंट्री की करेंसी जो है उसको एक्सचेंज करा जाता है दूसरी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये सप्लाई और डिमांड फैक्टर्स जो करेंसी की होती है उसके द्वारा डिटरमाइन करी जाती है। तो ये कुछ बात हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है इंडिया स्टेज लोअर मिडिल इनकम नेशन फॉर 2021। इंडिया अभी भी लोअर मिडिल इनकम नेशन के तौर पे ही रहा है 2020-21 के लिए भी। न्यूज़ में क्यों रहा है समझते हैं सबसे पहले। तो वर्ल्ड बैंक ने असाइन करा है वर्ल्ड की इकोनॉमीज को 4 इनकम ग्रुप में। एक होती है लो इनकम ग्रुप वाली, एक होती है लोअर मिडिल वाली, फिर आती है अपर मिडिल वाली, और उसके बाद आती है हाई इनकम वाली। ठीक है, आपको कुछ ऐसे चार्ट से आपको बता दी, जैसे सपोज करिए ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो लो इनकम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि भाई 1 जुलाई 2020 से जो नया यहाँ पे निकला है वो है कि भैया जो भी यहाँ पे लेस देन होंगी आपकी 1036 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पुरानी थी वो 1026 थी। क्या इतना मजा नहीं, मेन चीजें जो आप समझ रहे हैं चार्ट वगैरह आपका वहीं दिया हुआ है, और वैसे समझ लीजिए बस खाली कि लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम। ठीक है, तो हमारा इंडिया किस में आया है, लोअर मिडिल में आया है। न्यूज़ के बारे में थोड़ी बात जानते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन जो है उनको अपडेट हर साल किया जाता है, 1 जुलाई को किया जाता है। और ये बेस किस पे होती है, बेस होती है ग्रॉस नेशनल इनकम जो है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो कि अभी करंट यूएस डॉलर में है, उसे कैलकुलेट करा जाता है यूज करके एटलस मेथड को। ठीक है, किसको यूज करके, एटलस मेथड को। ठीक है, अब देखिए जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है इसे कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे निकल के आती है, जीएनआई। ठीक है, इसको निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है बाय डिवाइडिंग जीएनआई विद कंट्रीज पॉपुलेशन। जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल कैसे निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम को यहाँ पे डिवाइड करके कंट्री की पॉपुलेशन के साथ में। तो क्या निकल के आता है, जीएनआई पर कैपिटा। ठीक है, अब इंडिया की जो रैंक है वो 145th निकली है जीएनआई पर कैपिटा, इसका जो है वो $2130 है। और स्विट्जरलैंड की फर्स्ट है भाई, स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग महंगाई बहुत ज़्यादा है। साथ में जो ये जीएनआई है ये मेजरमेंट है कंट्री की इनकम का। अब आप कहोगे ना ये ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, तो कंट्री की इनकम का मेजरमेंट है जिसके अंदर सारी ही इनकम जो कंट्री के रहने वाले लोग कमाते हैं, बिजनेसेस कमाते हैं, फॉरेन अर्नर्स जो पैसा कंट्री फॉरेन सोर्सेस से पाती है, वो सब इसके अंदर आता है। अब जीएनआई के अंदर क्या क्या होता है, देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है कि जीडीपी
प्लस नेट रिसीट ऑफ प्राइमरी इनकम, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके साथ इसमें क्या ऐड होता है, नेट रिसीट्स ऑफ प्राइमरी इनकम, जैसे कि कंपनसेशन एम्प्लॉयज का, प्रॉपर्टी इनकम की, ठीक है, नॉन रेजिडेंट सोर्सेज से, तो इसको ऐड करा जाता है इसके अंदर। इसके अंदर जो है वो इनकम जो फॉरेनर्स जो मतलब इट डज नॉट काउंट इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स लोकेटेड इन द कंट्री, जो हमारे देश के अंदर इनकम फॉरेनर्स कमा रहे हैं वो इसके अंदर नहीं कैलकुलेट करा जाता। अब इसका वो जो है इसका बेनिफिट्स क्या है GNI का, ये समझिए। इसको यूज़ करने का बेनिफिट पहला तो ये है कि ये बहुत ही कायदे से कोरिलेट करती है एक दूसरे के साथ में। नॉन मॉनेटरी मेजर्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह क्या है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टैलिटी रेट क्या है बच्चों का, एनरोलमेंट रेट क्या है, स्कूल में कितना टाइम एनरोल हो रहे हैं वगैरह वगैरह। और कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कत ये है कि ये अंडर एस्टिमेट हो सकती है लोअर इनकम इकोनॉमीज में, है ना, जिनके पास ज़्यादा इनफॉर्मल सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़ हैं। ना ही जो है GNI कोई इनइक्वालिटी भी नहीं दिखाती इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। खैर, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो समझते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमीज का। देखते हैं न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए इस साल क्या हुआ है कि नोबेल इकोनॉमीज प्राइज जो है अवार्ड करा गया है यूनाइटेड स्टेट के इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम था भाई पॉल मिलग्रॉम, ठीक है, और रॉबर्ट विल्सन को। ठीक है, क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया था ऑक्शन थ्योरी में। इसमें ऑक्शन थ्योरी में ध्यान दें। न्यूज़ के बारे में कुछ और बात देखिए, इनको यहाँ पे नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज मिला अपने इम्प्रूवमेंट के लिए जो इन्होंने ऑक्शन थ्योरी में किए, और इन्वेंशन जो किया है इन्होंने न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स का, जो आप अप्लाई कर सकते हो, जो अप्लाई किया जा सकता है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने में, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज की तरह। और ये काफ़ी मुश्किल होता है टू सेल थ्रू ट्रेडिशनल ऑक्शन फॉर्मेट्स। पुराने वाले जो ऑक्शन फॉर्मेट्स थे जो चीज़ों को बेचने में दिक्कत दे रहे थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अभी जो नया वाला इन्होंने जो इन्वेंशन किया है, न्यू ऑक्शन फॉर्मेट जो इन्होंने बताए हैं, ये काफ़ी इजी हो सकते हैं बेचने के लिए गुड्स और सर्विसेज को, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज। अब आप कहेंगे पूरा ज्ञान तो दिए चली जा रही है, पहली चीज़ बताइए कि ऑक्शन क्या है। तो सबसे पहले ऑक्शन बताती हूँ क्या है। ऑक्शन एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होता है कई सारे गुड्स और सर्विसेज का। क्या होता है? प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। क्या? कई सारे गुड्स और सर्विसेज का। किसी भी ऑक्शन में क्या होता है कि जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं ना, जो खुद में सशक्त हैं, सशक्त जो बायर्स होते हैं, खरीदार होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव बिड्स करते हैं। मतलब यहाँ पे बोली लगाते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, मतलब गुड्स और सर्विसेज को बिडिंग के लिए रखते हैं, आप बोली लगाइए इसमें। ठीक है, इधर इन ओपन और इन क्लोज। तो ऑक्शन तो मानते हैं ना कि जो है जैसे मजनू भाई की पेंटिंग के लिए ऑक्शन लग रहा था ना, वैसे। ठीक है, अब जनरली किसी भी ऑक्शन में जो प्राइवेट एंटिटीज होते हैं वो क्या चाहते हैं कि अपना खुद का रेवेन्यू बहुत बढ़ा ले, और वही जगह जो सरकार होती है वो उनको प्रायोरिटी भी देती है ना, फैक्टर्स को, जैसे कुछ अदर देन मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू। सरकार क्या कहती है कि देखो प्राइवेट वाले जो होते हैं, यहाँ पे समझिए प्राइवेट वाले सोचते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए, लेकिन सरकार ऐसा कर सकती है कि वो कुछ दूसरे फैक्टर्स को प्रायोरिटी दे दे, मतलब अपना रेवेन्यू बढ़ाने की बजाय और चीज़ों को भी कह सकती है कि भाई देखो सरकार का मेन उद्देश्य तो होता नहीं है पैसे ही कमाने का। ठीक है, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिसको वो प्रायोरिटी दे दे। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग द स्पेक्ट्रम टू द हाईएस्ट बिडर, गवर्नमेंट में चूज अ बिडर हु वुड मेक द टेलीकॉम एक्सेसिबल टू द पुअर। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जब स्पेक्ट्रम की बोली लग रही हो तो सरकार यहाँ पे स्पेक्ट्रम हो सकता है कि जो सबसे ज़्यादा इसने बोली लगाई हो उसको देने की बजाय ऐसे इंसान को दे दे जो बंदा कहे कि हाँ हम दूर दराज में जो है गरीबों को भी यहाँ पे टेलीफोन की सुविधा पहुँचाएंगे। इनफैक्ट इंडिया के अंदर अगर हम जब ऑक्शन का नॉर्म नहीं आया था, है ना, मतलब बिफोर ऑक्शंस बिकेम द नॉर्म फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि रेडियो वेव्स या वगैरह के लिए, तो उसके पहले क्या था कि सरकार यूज़ करती थी टू अलोकेट देम थ्रू लाइसेंसिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये सब लाइसेंसिंग मैकेनिज्म के थ्रू सरकार ये सब देती थी प्राइवेट एंटिटी को, जो उनको लगता था कि सबसे ज़्यादा अच्छा है और ये यहाँ पे गरीबों के लिए काम करेगा, उसको देती थी। और ये अप्रोच, हालांकि इससे क्या होता था कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन चलिए। अब देखिए कुछ वेरिएबल्स जो डिटरमाइन करते हैं आउटकम ऑक्शन का, जैसे कि रूल्स क्या है ऑक्शन के, वैल्यू क्या है पर्सनल या प्रोफेशनल, जो भी गुड की वैल्यू क्या है ना, जिसको वोटिंग के लिए रखा गया है, या अनसर्टेनिटी जो भी बिडिंग के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। खैर, अब मुद्दे पे वापस आते हैं और जानते हैं ऑक्शन थ्योरी क्या है जिनके लिए इनको यहाँ पे इतना सवारा जा रहा है। देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ट्रांसपेरेंट एलोकेशन होता है रिसोर्सेज या फिर आइटम्स का किसी बिजनेस के फ्री मार्केट में।
ठीक है, फ्री मार्केट में यहाँ पे एलोकेट करते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से रिसोर्सेज को या आइटम्स को बिजनेस के। ठीक है, और यहाँ पे किसको देते हैं, बेस्ट बिडर फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, किसको देते हैं, ये बेस्ट बिडर जो होता है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए इसको दे देते हैं। अच्छा, ये एक ब्रांच है अप्लाइड इकोनॉमिक्स की, ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। ठीक है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स की, जो यहाँ पे क्या करती है और प्रिस्क्राइब करती है डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स और डिजाइन को ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे बताएगी कि अलग अलग रूल्स क्या रहेंगे, डिजाइन क्या रहेगा ट्रांजेक्शन के लिए। तो एसेंशियली बताएं, ये एक तरीके से ये है कि भाई किस तरीके से ऑक्शन जो है हमें डिस्कवरी कर सकते हैं किसी कमोडिटी के प्राइस की। मतलब यहाँ समझे कि मेन इंपॉर्टेंट समझिए, इट इज अबाउट हाउ ऑक्शंस लीड टू डिस्कवरी ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ऑक्शन थ्योरी क्या क्या पढ़ती है कि किस तरीके से ऑक्शन को डिजाइन करा जाए, कि क्या रूल्स गवर्न करेंगे ऑक्शंस को, किस तरह से बिडर्स बिहेव करेंगे ऑक्शन के अंदर। ठीक है, या क्या आउटकम निकल के आएंगे, है ना, ऑक्शन के थ्रू। तो ये दिमाग अगर ये पूरा अच्छा तरीके से फॉर्मेट बना होगा तो यहाँ पे जो बिडिंग करने आएंगे वो अच्छी बिडिंग करेंगे कमोडिटी की। है, अब इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस बताऊं तो सबसे पहले विनर्स कर्स। ठीक है, विनर्स कर्स, विल्सन ने काफी ज्यादा काम किया था एक कॉमन वैल्यू प्रिंसिपल पे, और अपनी ओपिनियन दी थी कि जो रैशनल बिडर्स होते हैं वो यहाँ पे अपने बिड्स को रखते हैं, मतलब प्लेस बिड्स बिलो देयर ओन बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द कॉमन वैल्यू टू वेट विनर्स कर्स। अब देखिए, इन्होंने ये कहा कि भाई जो रैशनल बिडर्स होते हैं वो यहाँ पे अपनी बिड्स को कम रखते हैं अपने खुद के बेस्ट एस्टिमेट से। ठीक है, ऑफ अ कॉमन वैल्यू, ताकि यहाँ पे जो है वो विनर्स कर्स से बच सके। ये पॉसिबल है कि इट इज पॉसिबल टू ओवर बिड, मतलब $50 व्हेन द रियल वैल्यू इज क्लोजर टू 25। ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि ओवर बिडिंग कर दें, ओवर बोली लगा दें कि जहाँ पे $25 मान लो कीमत है और $50 बोल दें, है ना। कई सारे रीजंस लेकिन इसके होते हैं, है ना। और इन केसेस में जो जीतता है ऑक्शन बट लूज करता है रियलिटी में। अभी समझिए बात को कि अब मजनू भाई की पेंटिंग को आपने देखा था, इतनी महंगी खरीद ली गई थी। ठीक है, तो वेलकम पिक्चर देखी थी ना, देखी होगी, नहीं देखी थी तो मतलब 90% तो पता ही होगा लोगों को। तो भाई अब उसमें क्या है कि वो पेंटिंग इतनी कोई महंगी नहीं थी। ठीक है, वो बल्कि कॉस्ट उसकी मतलब ₹5 भी नहीं होगी, और इतनी महंगी उसको खरीद ली। तो क्या है इसका मतलब, क्या है कि मतलब ऑक्शन जीत लिया। ये रीजंस होते हैं, कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिद में सिर्फ ऑक्शन जीतने के लिए उस सामान को खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत इतनी नहीं होती। ठीक है, तो ये एक बात होती है। मल्टी स्टेज बिडिंग, उसकी बात करें तो देखो, मल्टी स्टेज बिडिंग की बात करें तो मिलग्रॉम ने ये बात जो है देखी कि जो प्राइवेट वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होती हैं, अलग अलग, बिडर टू बिडर प्राइवेट वैल्यूज अलग अलग होती हैं। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा कि जो ऑक्शन का फॉर्मेट है ना, ये यहाँ पे सेलर को हायर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू दे सकता है जब बिडर्स को ज्यादा समझते हैं, है ना, जब व्हेन बिडर्स लर्न मोर अबाउट ईच अदर एस्टिमेट वैल्यूज। ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन बोथ प्राइवेट एज वेल एज कॉमन वैल्यू ड्यूरिंग बिडिंग। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि दो बिडर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो दोनों ही जो है ज्यादा अच्छे से जानते हैं एक दूसरे के एस्टिमेटेड वैल्यू को, तो ऐसा हो सकता है कि बिडिंग के टाइम पे जो सेलर है उसको ज्यादा जो है एक्सपेक्ट कर सकता है रेवेन्यू को। ठीक है, हायर हो सकता है उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से ज्यादा हो सकता है सेलर को प्रॉफिट और हो सकता है सामान का, मतलब। इसलिए अगर आप मल्टी स्टेज बिडिंग को अलाउ करते हो तो एक अच्छा तरीका हो सकता है कि ज्यादा वैल्यू मिल सकती है एज एवरी पार्टिसिपेंट, क्योंकि इसके अंदर हर एक पार्टिसिपेंट ज्यादा टाइम पाता है मैच करने के लिए पुरानी जो हाईएस्ट बिड गई है उससे। देखिए, इन्होंने एनालाइज करा कि जो बिडिंग स्ट्रेटजी है इन अ नंबर ऑफ वेल नोन ऑक्शन फॉर्मेट, और डिमॉन्स्ट्रेट ये भी करा कि एक ऑक्शन फॉर्मेट जो है वो जो है देगा सेलर को हायर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू देगा जब बिडर जो है वो ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा जानेंगे हर एक दूसरे की, जो एक दूसरे के बारे में, जो कि उनके एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बिडिंग के प्रोसेस के टाइम पे। तो ये हो सकता है कि उससे फ़ायदा हो सकता है सेलर को। तो भाई यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट होता है ये पार्ट, और साथ में साथ इकोनॉमी की पीटी भी। So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to follow me on any social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, like the page Surfires and watch these videos there. Along with this, if you want to go for one daily real question on Instagram, just follow us on Instagram. And if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.